सर, वर्तमान में कोल इंडिया के जो तमाम सब्सिडरी हैं, उसको हम लोग देख पा रहे हैं। उसमें ईसीएल और बीसीसीएल, जो भारत कोकी कोल लिमिटेड है, और ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में जो हम लोग महसूस कर पा रहे हैं, जो चीज़ों को देख पा रहे हैं कि कोयला कामगार बुरी तरह से प्रभावित हैं। उनके वेतनमान के साथ-साथ तमाम जो उनकी सुविधाएँ हैं, जो एचआर से रिलेटेड है, वो तमाम चीज़ें प्रभावित हुई हैं सर। आप एक सीनियर ट्रेड यूनियन नेता हैं, और आपसे सर जानेंगे चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं और क्या कहेंगे सर? जी जी, पहले तो ओझा साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझसे बात किया। सर, और आज पूरे भारत में कोयला मजदूर अपने आप में चिंतित है सर, कि सबका भविष्य खतरे में दिख रहा है और किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या निर्णय लिया जाए। सर, क्योंकि आपने जैसे जो पूछा है दो चीजों में, जैसे दो कंपनी का आपने नाम लिया, लेकिन मैं बोलूंगा कि पूरे कोल इंडिया की सभी कंपनियों के हालात एक जैसे हैं। बड़ी कंपनियां हैं, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। जैसे सबसे बड़ा हमारी उड़ीसा की जो है एमसीएल, एमसीएल कंपनी कैसा है कि वहाँ मेन पावर परमानेंट एम्प्लॉय जो है बड़ी 10 से 12 हजार हमारे परमानेंट एम्प्लॉय हैं, और 200 मिलियन टन का प्रोडक्शन कर रही है वो कंपनी। इसलिए ये समझ में नहीं आ रहा है घाटा और फायदा। लेकिन हमारे यहाँ पे बीसीसीएल ईसीसीएल में लगभग ईसीएल में जो 50,000 के लगभग कर्मचारी हैं, और हमारा जो प्रोडक्शन है वो हम 40, 45 और 60 भी नहीं कर पा रहे हैं। तो उससे दूसरे की तुलना में थोड़ा सा फर्क आ रहा है। जैसे हमारे पास में एनसीएल और एमसीएल दो अच्छी कंपनी है, जिसका मेन पावर बहुत कम है। परमानेंट कर्मचारियों का, सरकारी कर्मचारियों का, ठेका मजदूरी वालों की संख्या बहुत ज्यादा है और उत्पादन बहुत ज्यादा है। और कुदरत के हिसाब से वहाँ कोयले का फेज भी जो है वो बहुत बड़ी संख्या में है। बड़ा यानी उसका लेयर मिलता है जो कई मीटरों में रहता है। लेकिन बाकी कंपनियों में वो सब दिक्कतें हैं, मिट्टी बहुत हटानी पड़ती है, और कोयला जो मिलता है वो बहुत ज्यादा 2 मीटर 3 मीटर की सीम का मिलता है। और बाकी जगह जो बड़ी कंपनियों में 30 मीटर 40 मीटर का, 15 मीटर का, 20 मीटर का सीम मिलता है, तो वो एक प्रॉफिट होता है। जैसे हम अभी, मैं डब्ल्यूसीएल से हूँ, और डब्ल्यूसीएल में हमारी जितनी खदानें हैं, 99% खदानों की कंडीशन ये है कि हमें कई मीटर मिट्टी हटाना है, उसके बाद जाकर हमको 2-3 मीटर ही कोयला मिलता है। तो हम ऐसी विपरीत स्थिति में काम करते हैं, तो हम एकदम कट टू कट फायदे में अभी हम आते हैं, तो एकदम बहुत कम फायदे में आते हैं कि कभी भी हमारी थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ा सा प्रोडक्शन लॉस होना हमको घाटे में ला देता है। वैसे ईसीएल की भी कंडीशन है, और बीसीसीएल में भी सेम वही कंडीशन है, सीसीएल में भी वही है। आज की डेट में जो सरकार ने अपनी पॉलिसी बना के रखी है, उस हिसाब से तो कहीं ना कहीं हमारे कोयला मजदूरों के ऊपर में संकट गहराते जा रहा है। और ये चिंता का विषय है, बिल्कुल ईमानदारी से, कि भाई आप कोयला उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को मदद करने की जरूरत थी, लेकिन सरकार मदद करने के बदले हमको हमारे हाल में छोड़ के हम पे दुनिया भर की पाबंदी लगाकर हमसे काम कराने के लिए बोला जा रहा है। जैसे कि सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि भाई जब हमारे पास में कोयला उत्पादन हम लोग कर रहे हैं, तो हमारे से सरकारी जितने भी हिंदुस्तान में सरकारी पावर प्लांट है, बिजली उत्पादन करने वाले संयंत्र, उसी प्रकार प्राइवेट भी, दोनों को सरकारी रेट पे हमसे कोयला लिया जाता है। उसके लिए तो कोई हमको यानी ये नहीं है कि आप खुले मार्केट में कोयला बेचो। हमको सरकारी रेट पे बिजली के लिए, वो भारत में बिजली का उत्पादन अच्छा रहे, उसके लिए सरकारी रेट पे कोयला लिया जाता है। तो अब हमसे, और जब हमको बिजली दी जाती है, तो जो कमर्शियल रेट है वो रेट पे हमको बिजली दी जाती है। अब ऐसी कंडीशन में हम कैसे टिकेंगे, उसका कोई जवाब नहीं है। दूसरा, अभी ठेकेदारी द्वारा या कंपनी को एमडीओ मोड पे, या जो यानी खदानों को अलॉट करके खदानें दे रहे हैं प्राइवेट कंपनियों को। अब उनसे अगर हम लोगों को, कोल इंडिया के मजदूरों को अगर आप जोड़ेंगे, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे यहाँ पे उनकी सुख सुविधाओं के लिए, कॉलोनीज के लिए, मेडिकल सुविधा के लिए, बच्चों के लिए, जितना सब उसको घर बनाने के लिए सब जितने पैसे खर्च किए जाते हैं सोशल एक्टिविटीज में, उसका मात्र 1-2% भी प्राइवेट कंपनियां तो नहीं करती है। जितना पैसा हम हजारों करोड़ रुपया हमारा खर्च होता है, वो तो प्राइवेट कंपनियां नहीं करती है। अब वो प्राइवेट कंपनियां जब नहीं करती है, तो उनको तो प्रॉफिट दिखेगा,
उनको परमानेंट वर्कर रखना नहीं है, वो ठेकेदारी में 2 साल 3 साल के लिए 1 साल के लिए रखते हैं। पेमेंट एचपीसी के नाम पे ठीक है दिखाया जाता है, लेकिन पेमेंट तो किसी को नहीं की जाती है। वो आपको भी मालूम है कि पिछले 2 साल से हम कोल इंडिया में पीएलआई लेके आए हैं बोनस दिलाने का, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में 90% ठेके मजदूरों को पीएलआई नहीं मिला है। लेकिन ना तो यूनियन लीडर बोलने को तैयार है, ना अधिकारी कुछ बोलने को तैयार है। जो कंपनी पैसा दे रही है वो वर्कर को मिल नहीं रहा है, तो क्या ठेकेदार द्वारा दिया हुआ पैसा मिलेगा? बड़ा सवाल है सर। फिर अब इससे बड़ा मैं उदाहरण क्या दे सकता हूँ कि भाई हमने जो पीएलआई तय कराया वो दीपावली में हमारे ठेके मजदूरों को सबको 1 महीने की सैलरी मिलना चाहिए। सब जगह रिकॉर्ड में आपको दिख जाएगा कि हमने दे दिया, लेकिन ईमानदारी से आप जानकारी ले लीजिए। मैं खुला मंच पे ये बात कर रहा हूँ, पिछले साल तो किसी ने दिया नहीं। इस बार बहुत मेहनत करने के बाद, मैं लगातार घूमने के बाद भी मैं अपनी WCL कंपनी में मात्र 20% लोगों को, मजदूरों को ही दिला पाया हूँ, और बाकी कंपनियों में 10-15%, 20% से ऊपर कहीं नहीं मिला है। हाँ वाकई में सर बड़ा सवाल है सर। तो आज आपके पास में पूरे कानून है, पूरे नियम है, उसके बाद में सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी को पैसे देना है, ठेकेदार को सिर्फ वो वर्कर को पेमेंट देकर अपना रिम्बर्समेंट लेना है। वो पेमेंट तो दे नहीं रहा है। और कई कंपनियों ने पिछले साल का, जिन्होंने ठेकेदारों ने बोनस दिया नहीं और उल्टा वो रिम्बर्समेंट भी ले लिया, वो 8.33 बोगस दिखा के, फिर भी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा हमारा? सर इसी बीच में सर 4 जो लेबर कोड आ गए हैं, इसके भी कई तरह के अपने मायने हैं, अपने मतलब हैं, और तमाम जो वर्कर हैं भ्रम की स्थिति में है कि सच क्या है झूठ क्या है, क्योंकि मजदूर है तो पढ़ा लिखा तो है नहीं कि क्या टेक्निकल बातें हैं। आप लोग सर ट्रेड यूनियन के लंबे समय से कोयला कामगार के बीच में बने हुए हैं, चीजों को सर कैसे देखते हैं, क्या चीजें हैं ये? देखिए, एक तो ये जो 4 लेबर कोड आया हुआ है, ये भारत सरकार के द्वारा भी जो लागू करने के लिए कर दिया गया है। अब जब तक कि इसका रूल्स आएगा नहीं, जब तक हमारे आम कामगार और हमारे नेता और अधिकारियों को इसके बारे में डिटेल जानकारी नहीं रहने के कारण स्पष्ट कोई नहीं कर पा रहा है। लेकिन जो मुझे जानकारी है, जो हमारे आदरणीय हरभजन सिंह सिद्धू साहब ने लोगों को जानकारी दिया है, लेबर मिनिस्टर ने जब भी उनके साथ में मीटिंग किया, उन्होंने लिखित में क्या क्या कमियां हैं वो लिखित में दिए हैं। लेकिन यूनियन लीडरों की बातों को दरकिनार करके सरकार ने अपने नियम को लागू करा दिया है। सरकार में दम है, अपनी ताकत है उनकी, वो अपने फटपना से कुछ भी कर सकते हैं, उसमें 2 राय नहीं है। लेकिन मुझे एक सीधा सा सवाल है कि अगर कामगार ने आपसे न्याय मांगा और आपने न्याय दिया रहता तो ठीक था। कामगार आपसे कभी नहीं बोला कि हमारा लेबर कोड में गड़बड़ है और इसको सुधार करने की जरूरत है। आप जबरदस्ती में उसमें दुनिया भर का सुधार कर दिए। अब कर देने के बदले आपने जब बात कर रहे, 10 ट्रेड यूनियनों ने आपके साथ लगातार बातचीत की और बीएमएस यूनियन के भी नेताओं ने बात किया। तो जो कमियां है, जो आपके इस पे दिख रहा है, उसको सुधार करके आप लागू करते तो खुद ट्रेड यूनियन नेता मिलकर, सरकार के साथ मिलकर इसकी तारीफ करते। लेकिन आप यूनियन लीडरों को साइड करके और अपना हमारी बातों को अनसुनी करके आपने लागू किया है। तो अब ये तो जवाब सरकार को और जो अधिकारी घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं उनको बताने की जरूरत है कि इसमें अच्छाइयां क्या है। अच्छाइयां तो वो बता रहे हैं, कमियां पूरी बता दे तो ठीक है, क्योंकि जो आज की डेट में जितनी अच्छाइयां बता रहे हैं, कम से कम मैं बाकी जगह का तो नहीं जानता हूँ, लेकिन कोल इंडिया में जितनी अच्छाइयां बता रहे हैं उससे ज्यादा हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर लोगों को, कामगार भाइयों को दे रहे हैं। तो इसलिए उसमें एक भी चीज ऐसी नहीं दिख रही है जो एक्स्ट्रा उसमें फायदा होने वाला है हमारा। तो इसलिए वो जो 4 लेबर कोड है उसके बारे में हमारे सेंट्रल लीडर एक एक चीज लिखित में भी उसके दिया है कि क्या कमियां हैं और उससे क्या कामगारों का नुकसान होगा, पूरे हिंदुस्तान के कामगारों का, वो बताया गया है। तो उनके हिसाब से अब उनके आगे मुझे बोलना मुझे लगता है उचित नहीं है। लेकिन मेरा एकदम स्पष्ट है कि यूनियन लीडर के नाते जो 4 कोड है अभी दिखावे में बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन इसमें अंदरूनी जो रूल्स आएंगे उसमें सबको पता चल जाएगा इसमें कमियां क्या क्या है। और उस कमियों के कारण पहले हम लोग कोयला मजदूर बहुत बुरी कंडीशन में चल रहा है, संघर्ष में चल रहा है, क्योंकि हमें सरकार ने ऐसी स्थिति में खड़ा कर दिया है कि हम कोयला उत्पादन अपने खर्चे से करेंगे और जब उत्पादन कर लेंगे तो उसको सरकारी रेट पे कोयला देंगे।
तो ऐसे कंपटीशन में और दूसरे तरफ में उनको कोई पाबंदी नहीं, उनका कोई हिसाब नहीं। हमको सेफ्टी को भी देखना है, हमको हमारा CSR भी देखना है, हमको हमारे कामगार अधिकारियों की सुरक्षा भी के साथ, उनकी सुविधाओं के साथ, उनकी बेहतरीन पेमेंट के साथ, बोनस के साथ, उनका हर चीज देखना है सर। तो हमें अपने आप को मार्केट में टिका के रखने के लिए अब सरकार को मदद अगर नहीं करेगी तो जिस हालात में हम जा रहे हैं 100% मुझे लगता है कि हम कोल इंडिया में मार्च के बाद से एक एक कंपनी करके नुकसान पे चालू हो जाएंगे। आने वाले 1-2 साल में कोल इंडिया की आधी कंपनियां बंद होने की कगार पे आ जाएगी।